हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राहुल त्रिपाठी, प्रवक्ता इतिहास, किसान इंटर कॉलेज पारसौल। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी की क्लास लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। ये क्लास आपकी आगामी होने वाली परीक्षा सुपर टेट, यूपीएसआई, बीडीओ, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस जो होता है आपका, यहां तक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। भाई संख्या कम बढ़ रही है, स्टाफ हो गई है, थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, उसमें भी तन्मयता दिखाइए, क्योंकि जितनी तेजी से वो प्लेटफॉर्म आएगा वहां पर मैं आप लोगों के सामने उतनी ही वहां पर भी क्लास लेकर आऊंगा और बड़ी क्लासें लेकर के वहां पर आऊंगा। ठीक है, आइए आइए। बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, मैं समझ रहा हूं आपकी समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करो, टेंशन ना लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आइए, हम शुरू करते हैं आपकी क्लास को। देखिए, भारतीय संविधान का विकास, हम शुरुआत करते हैं। भाई, जो हमारा संविधान हमको मिला, क्या ये एकाएक बनकर तैयार हुआ या इसकी पृष्ठभूमि कुछ पीछे से भी चली आई? और पीछे से चली आई तो कब से चली आई? इस चीज को जो है, जब हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, भारतीय संविधान का हम विकास देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसका विकास कब से हुआ। क्या भाई संविधान हमको एकाएक नहीं, हमने कहा कि हम संविधान बनाएंगे और जो है अपने देश का शासन उसी के अनुसार चलाएंगे। नहीं, ये एक दिन का परिणाम नहीं, ये काफी लंबा परिणाम है। काफी पहले से हम इस चीज की कोशिश करते रहे कि हमारे यहाँ एक संविधान हो और उस संविधान के अनुसार हम क्या हों, शासित हों। उस संविधान के अनुसार हम शासित हों, एक ऐसा संविधान हो हमारे पास। ठीक, तो इस क्रम में अब सब इसके बाद जो आपके यहाँ जो प्रश्न बनता है, वो प्रश्न ये बनता है कि भाई ये संविधान है क्या? ये संविधान है क्या? तो आप मोटा मोटा समझिए, संविधान है क्या? संविधान जो है कुछ नहीं है, बस कुछ नियमों की एक पुस्तक है जिसके द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। देश की, राज्य की, जिले की, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था चलती है, बस वही एक पुस्तक है जिसमें कुछ नियमों को लिख दिया गया। अब आप इसमें देखेंगे कि संविधान, अगर आपसे पूछा भाई संविधान है क्या, तो आप बताएंगे संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। क्या है? एक ऐसा दस्तावेज। दस्तावेज क्या होता है? जो आप नोट्स बना रहे हैं भी दस्तावेज है आपका। ठीक, लिखा हुआ दस्तावेज ऐसा है जो किसी देश की शासनिक एवं व्यवस्था कार्य करती है, जो वहां की शासन प्रशासन व्यवस्था जिसके आधार पर कार्य करती है। जैसे आप सुबह अपना बना लेते हैं, कोई अपना बनाए होंगे रूटीन, सुबह 5 बजे मैं जग जाऊंगा, लिख दो कहीं भाई, लिख दो और अच्छा बढ़िया रहता है। सुबह 5 बजे मैं जग जाऊंगा, अपना डेली कोर्स समाप्त करने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा। इस तरह से आप बनाते होंगे। उसी तरह से देश का शासन चलाने के लिए सबसे बड़ा पद किसको दिया जाएगा, उससे छोटा पद किसको दिया जाएगा, इन सब चीजों को लिए कौन कौन स्थायी सर्विस करेगा, कौन 5 साल के लिए चुना जाएगा, इन सब का जहां पर बाई लॉ के रूप में, बाई एक्ट के रूप में ये आइए आगे चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई संविधान क्या लिखित हो सकता है, क्या अलिखित हो सकता है? दोनों हो सकता है। तो आप जान लीजिए, जो संविधान होता है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। दोनों प्रकार के संविधान होते हैं। कैसे समझेंगे इसे आप? इसे आप इस तरह से समझिए, संविधान लिखित और लिखित कैसे हो सकता है। जैसे आप अपना बनाते हैं, आप अपना संविधान बनाते हैं भाई कि मैं सुबह ये पढ़ूंगा, ये काम करूंगा, ये करूंगा, ये कैसा संविधान आपका है? ये अलिखित संविधान है। ये कैसा संविधान है? ये अलिखित संविधान है। लेकिन जब आप लिखित कर देते हैं तो आपका लिखित संविधान हो जाए। वैसे किसी भी देश का, जैसे आपसे पूछा जाए भाई किस देश का संविधान अलिखित है, आप बताएंगे?
क्या कि संविधान में बहुत कम है, तो ब्रिटेन का संविधान बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम नियम है। हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, देश का संविधान, भारत का लिखित संविधान है, बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, भारत का लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ठीक है, कितना लिखा गया, कितने अनुच्छेद आए हैं? ठीक, तो संविधान आप बस केवल इतना समझिए, थोड़ा सा भी ज्यादा बता रहा हूं। संविधान कैसा होता है? लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। आपके सामने प्रश्न अगर आ जाए कि भाई हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होता है, ठीक है, हमारे देश का संविधान कैसा होता है, तो लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का होता है हमारे देश का संविधान। ठीक, अब आपका जो अगला प्रश्न बनता है कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुई। किससे प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप परेशान ना हो, आपके सुपर टेट की सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन पूरा दिया गया और मैं पूरा पढ़ाया भी हूं, अपने स्टूडेंटों को मैं पूरा पढ़ाया हूं, और पूरा पढ़ाया हूं अपने सारे स्टूडेंटों को मैं पूरा पढ़ाया हूं जो इसके पहले हमारी क्लास कर चुके हैं। और आपको व्यवस्थित संविधान मिलेगा। संविधान कैसा मिलेगा? आपको व्यवस्थित इतिहास मिलेगा, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के हाँ निकल लो। तो राष्ट्रीय आंदोलन की आप लोगों को व्यवस्थित क्लास मिलेगी, ऐसी क्लास मिलेगी आप लोगों को, पूरी व्यवस्थित क्लास मिलेगी और सारे प्रश्न आपको हमारी नोट्स से ही आएंगे। अगर इतिहास का आप भविष्य में कहीं पर कोई भी परीक्षा देने जाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से आता है तो उसमें हम आपको बताएंगे सारी चीजें। ठीक, तो हमारे जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही प्रारंभ हुई और इसकी नींव कब पड़ी? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी। तो भाई इसको आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया पहला एक्ट कौन सा है? मैंने कहा है कि आप लोग जो हैं अपनी पेन ले लेंगे, नोटबुक ले लेंगे और लेकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक, आप लोग लेकर के बैठ जाएंगे, हाँ, और नोट भी करते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान अंग्रेजों के द्वारा भारत में भेजा गया पहला एक्ट कौन है? लिखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उत्तर लिखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नोट करते हुए चलिएगा आप सब लोग। ठीक है, हाँ, नोट करते हुए चलिए। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कब आई? 1600 ईस्वी में आई। कब आई? 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। तो आपके समय ये प्रश्न बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? ये प्रश्न इतिहास का बनता है, कब आई? अच्छा, फेस नहीं दिख रहा है, देखता हूँ क्या समस्या है। नहीं, फेस तो दिखना चाहिए, आपके यहाँ नेटवर्क कम होगा। ठीक है, आपके यहाँ नेटवर्क हो सकता कम हो, फेस दिख रहा हो। अब दिखने लगा और सभी को दिख रहा है। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जी जी, तो आप देख लीजिए शशांक जी, फेस हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की कोई समस्या हो, आप नेटवर्क में चले जाएं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी नेटवर्क में रहा करिए। ठीक, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कब व्यापार करने आई थी? 1600 ईस्वी में। तो आप लिख लीजिए प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने कब आई? 1600 ईस्वी में आई। कब आई? 1600 ईस्वी में आई। और किसकी अनुमति लेकर के आई? अनुमति थी ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे अनुमति लेकर के आई। कंपनी शुरुआत में क्या करने आई थी? सिर्फ
व्यापारिक कार्य करने आई थी, उसे राजनीतिक कार्यों से कुछ नहीं लेना देना था। इससे राजनीतिक कार्यों से उसे उसका मात्र बस एक ही उद्देश्य था कि हम भारत में व्यापार करें। ठीक, उसका बस मात्र एक ही उद्देश्य था कि हम भारत में क्या करें, व्यापार करें। ठीक, आप लोगों की सबकी समस्या है कि रेणु जी की समस्या है? सभी की समस्या है कि रेणु जी की समस्या है? ये जो पढ़ाया जा रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मेरी तरफ से तो कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो फिर सब ठीक है। तो आप नेटवर्क में हो लीजिए प्लीज। दिख रहा है शशांक जी, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेणु जी थोड़ा सा नेटवर्क में हो जाइए, समस्या आपकी है। कंपनी शुरुआत में क्या थी, व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करने आई, जिसे राजनीतिक कार्यों से कुछ नहीं लेना देना था। ठीक है, उसे राजनीतिक कार्यों से कुछ नहीं लेना देना था। ठीक, अब आइए, परंतु 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। तो नोट करिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नोट करेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अब डेट 23 जून की थी, कौन जून थी ये आप होमवर्क नोट करिए। डेट डेट लिखिए और डॉट 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 हमको ढूंढ कर लिखना। डेट डॉट 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 हमको ढूंढ कर लिखना है। प्लासी किस नदी के तट पर? ये सब इतिहास का पार्ट है, ये सब इतिहास का पार्ट है, और हम आपको इतिहास में ये सब चीजें सॉल्व करवाएंगे, बताएंगे, डेट सहित बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको डेट सहित इतिहास में बताएंगे। ठीक, हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला लिखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1764 ईस्वी में। बिल्कुल प्रवीण जी, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। ठीक, तो ये जो युद्ध हुए थे इनका क्या महत्व है? देखिए, जो पहला युद्ध था 1757 ईस्वी में, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी भारत में? मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी, यहाँ पर व्यापार कर रही थी, उससे राजनीति में कुछ नहीं लेना देना था। और 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो हालांकि ये युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था, एक छद्म युद्ध था, धोखे से जीता गया युद्ध था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक शक्ति का कोई महत्व नहीं था, लेकिन चूंकि बिल्कुल 23 जून प्राची जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ये होमवर्क है, डॉट डॉट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है, डेट सही पूछा जाता है। ठीक, तो प्लासी का युद्ध एक छद्म युद्ध था, धोखे से लड़ा गया युद्ध था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित होती चली गई। एक व्यापारिक कंपनी से किस कंपनी के रूप में परिवर्तित होने लगी? राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित होने लगी। और उस राजनीतिक कंपनी को जो मोहर लगाया वो 1764 ईस्वी में लगाया। कब लगा? 1764 ईस्वी में लगा। 1764 के बक्सर के युद्ध में उस पर मोहर लग गई। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, 1757 में सीमित रूप से राजनीतिक कंपनी, और 1764 में, क्योंकि 1764 में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को उसने पराजित किया था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सत्ता की सत्ता स्थापित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक विजय थी, इसमें कूटनीतिक विजय नहीं थी, जबकि प्लासी के युद्ध में क्या थी? कूटनीतिक विजय थी। ठीक, अगला पॉइंट है आपका इसमें कि कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो दीवानी आप जान रहे हैं, 2 होते हैं, 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक फौजदारी अधिकार होता है, फौजदार न्यायालय होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दीवानी होता है। दीवानी में किससे संबंधित होता है? ये भूमि से संबंधित होता है। किससे? भूमि से, राजस्व से। और फौजदारी न्यायालय क्या होता है?
ये झगड़ा लड़ाई इनसे संबंधित होता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1765 में कहां कहां की दीवानी प्राप्त किया। अब आप दीवानी समझ गए होंगे, जब मेरा नोट करना होगा तो मैं बताऊंगा, आप लोग तभी नोट करिएगा, और पूरा नोट करते हुए चलना चाहते हो तो पूरा नोट भी करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1765 में कहाँ की दीवानी, कहाँ क्या दीवानी प्राप्त किया, तो आप नोट करते चलेंगे, देख लेंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया। कहाँ की दीवानी प्राप्त किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इसे प्राप्त हुई। ठीक, आगे हम देखेंगे 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के पश्चात, तो आप जानते हैं 1858 का विद्रोह कैसा विद्रोह माना जाता है, सिपाही विद्रोह भी माना जाता है, ठीक है, के पश्चात कंपनी का शासन, हाँ अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये क्राउन के हाथों में आ गया। अभी बस इतना जान लीजिए कि क्राउन के हाथों में कंपनी का शासन कब चला गया, बस इतना आप ध्यान रखिए। ठीक, अभी आप बस इतना ही ध्यान दीजिए कि कंपनी के हाथों में क्राउन, कंपनी का शासन क्राउन के हाथों में कब गया था, तो 1858 ईस्वी में। अभी हम जब इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे तब हम आपको क्लियर करेंगे कि भाई इसके पहले किसके हाथों में शासन था। तो वहां पर चूंकि पॉइंट पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक आप रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया। ठीक, तो दोनों को हम आगे आगे बढ़िया से दिया हुआ है तो वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना जानिए कि कंपनी का शासन क्राउन के हाथों में कब गया था। नोट करिए, 1858 के सिपाही विद्रोह से, 1858 के अधिनियम से, 1858 की सिपाही विद्रोह से। ठीक, आइए यहां पर थोड़ा दिया है, देखिए। देखिए कंपनी का शासन कब से कब तक चलता रहा, 1773। मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया कि कंपनी जो है महारानी एलिजाबेथ से अनुमति लेकर के भारत में शासन करने के लिए आई थी। महारानी एलिजाबेथ से अनुमति लेकर के भारत में शासन करने के लिए आई थी। और कब से कब तक कंपनी का शासन रहा, 1773 से 1858 ईस्वी में। और 1858 से 1947 तक शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक, अभी हम यहां तक देखते रहेंगे। जब हम 1858 के अधिनियम पर पहुंचेंगे तब वहां पर हम विशद रूप से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, कंपनी का शासन पे आइए देखते हैं। अब क्योंकि संवैधानिक विकास है, पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था। समझ में आ रहा भाई, थोड़ी देर बनाए रखो क्योंकि किसी चीज की शुरुआत थोड़ी कठिन होती है। ठीक, शुरुआत थोड़ी कठिन होती है तो कठिन होगी, फिर आगे मजा आने लगेगा। मैंने इस कठिन चीज को, इस टेबलेट को, जो हाई डोज की टेबलेट है, इसको बहुत कम डोज में देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, सिर्फ वही जो आपको समझाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपके पास जो है लेकर के आया हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सुपर टेट वीडियो और इन सब की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखपाल जो भी परीक्षा होने वाली है आपकी इधर, ठीक है, ज्यादा में बहुत ज्यादा तो लेकर के आया ही नहीं। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और तीनों क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो एक पृष्ठभूमि आपके दिमाग में मैं घुमा फिरा के बैठा दूंगा कि संविधान है क्या, संविधान में पढ़ा क्या जाता है, और फिर आपको समझ में आने लगेगा और फिर आपको धीरे धीरे क्या होने लगेगा, उसमें आनंद आने लगेगा। ठीक, तो हमने अभी ये बांटा कि भाई कंपनी का शासन कब से कब तक है और क्राउन का शासन कब से कब तक है। हमने ये देखा कि संविधान है क्या, हमारा संविधान किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इस संविधान की शुरुआत कब से हुई, अभी और भी आगे हम देखेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक, तो अगला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। तो हमारे संविधान में इसका बहुत अधिक महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि पहली बार भारत में बिल्कुल प्रवीण जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी जो भी समस्या है आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। मैंने बताया आपको, मैंने आप सभी को बता रहा हूं मैं कि जितना मुझे संविधान आता है
उतना मुझे इतिहास आता है, उतना मुझे भूगोल आता है। मैंने पढ़ाया है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो मुझसे भूगोल भी पढ़े हैं, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़े हैं और इतिहास भी पढ़े हैं, ठीक है, संविधान भी हमसे पढ़े हैं। तो मैंने सबको पढ़ाया, करंट तो मैं पढ़ाता ही हूँ। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ और मैक्सिमम आपको जानकारी कंपटीशन वाली दूंगा। ऐसा नहीं मुझे सारी चीजें आती हैं, लेकिन मुझे उतनी चीजें आती हैं जितना आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो बस आप कंटिन्यू मेरे साथ किए रहिए, ठीक। इस अधिनियम का हमारे संविधान में क्यों बहुत अधिक महत्व है? क्योंकि पहली बार क्या किया गया, क्योंकि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या किया गया, अलग किया गया। आप देखिए, एक प्रशासनिक कार्य होता है, एक राजनीतिक कार्य होता है, और दोनों को पहली बार क्या किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, अलग किया गया, ठीक। उसके पहले दोनों घालमेल टाइप का चल रहा था, ठीक है। उसके पहले जी बिल्कुल 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 मानस जी, मैंने बताया कि आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी मेरी मिल रही है, आप परेशान ना हो। अभी 2-3 क्लास मैं अपनी रिकॉर्डिंग क्लास दूंगा, ठीक है। आप परेशान ना हो, बिल्कुल ना परेशान हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप भगा भगा कर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये क्लास मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इसका जो है बहुत महत्व है। किस दृष्टि से महत्व है? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। अभी दोनों कार्य क्या थे, एक साथ किए जाते थे, ठीक। और इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में क्या पड़ी, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अब तक क्या होता था, अब तक समझिए, जैसे कि बंगाल का राजा था, वो बंगाल में नियम निकालता था, दिल्ली से उसे कुछ नहीं लेना देना था, पंजाब से उसे कुछ नहीं मतलब था। उसका जो नियम थे वो कहाँ रहते थे, वो दूर दूर की रहते थे, अपने ही क्षेत्रों में रहते थे। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसने पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। अभी हम आपको बताएंगे, देखिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस फिर समझा दे रहे हैं। ये क्या है आपका, ये विभिन्न राज्य हैं, ठीक, ये राज्य हैं विभिन्न, ये अलग अलग शासन कर रहे हैं। क्या है, सबका अलग अलग शासन है, ठीक, अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। इसके पहले था, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये सभी क्या हो गए, एक सूत्र में पिरो दिए गए। आप सभी के यहाँ एक ही शासन चालू होगा। हालांकि यहां से एक नियम निकलेगा, ये सेंटर हो गया, मान लीजिए केंद्र हो गया, यहां से एक नियम निकलेगा, तुम्हें भी पालन करना है, तुम्हें भी पालन करना है, तुम्हें भी पालन करना है, तुम्हें भी, जितने भी हैं सबको पालन करना है उस नियम। जैसे अब वर्तमान में अगर समझो, अभी हमारे यहाँ आय कर है, प्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर पर टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो चाहे वो पंजाब का व्यक्ति हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरल का हो, सबके ऊपर 5 लाख तक की आयकर की छूट हुए। उसके बाद 5 लाख के ऊपर जाते ही सीधे क्या हो जाती है, 20% कर लगाया जाता है। तो अब एक प्रकार से कहां से नियम निकला, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। लेकिन अभी इस तरह की केंद्रीय प्रशासन की नहीं पड़ी, अभी बस केवल जो है छोटे छोटे, अभी केवल उसके अधीन में, अभी हम आपको बताएंगे कि कहां कहां के गवर्नर उसके अधीन हुए, ठीक है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के अभी तो ये बंगाल का गवर्नर है, ये कहां का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर है, और अभी महाराष्ट्र और तमिलनाडु के गवर्नर उसके अधीन किए जाएंगे। तो ये केंद्रीकरण होगा, अभी 3 ही जगहों पर किया जाएगा, ठीक है। अभी 3 ही जगहों पर जो है इसका केंद्रीकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शशांक जी, बहुत बहुत धन्य। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरा प्रयास सफल हो रहा है, ठीक। अभी ये संविधान की क्लास है, पहली क्लास है, थोड़ा 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 कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं उस कड़वाहट को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप परेशान बिल्कुल ना हो, समझ में लास्ट तक पूरा आएगा। आ रहा रिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। तो बिल्कुल आएगा समझ में, लास्ट तक समझ में आएगा, और बहुत कम में बहुत ज्यादा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लिखाते हुए भी चलूंगा, क्योंकि जिससे आपको पूरा ऑफलाइन जैसा एहसास हो। मेन पॉइंट सारे में लिखाता हुआ चलूंगा, ठीक। सारे पॉइंट तो नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि सारे पॉइंट, और आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिखते हुए भी चलेंगे। तो ये पूछा जाता है कि भारत
किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी? किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पड़ी। किसके द्वारा पड़ी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक, तो और कैसे पड़ी? इस नियम के तहत बंगाल के गवर्नर को, इसके पहले क्या था देखिए, 1773 के पहले बंगाल में क्या था? गवर्नर कहा जाता था उसे, ये भी आप नोट करिए। 1773 से पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रश्न ये आता है कि भाई बंगाल का, हाँ प्रश्न लिखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? प्रश्न लिखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? कौन है भाई बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? उत्तर देंगे आप लोग, एक दो लोग, मुझे पता चले कि आपकी क्षमता कहां तक इतिहास में है। तो नोट करिए, उत्तर नोट करिए, आ रहा उत्तर, नोट करिए। वेरी गुड राजन जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वारेन हेस्टिंग, नोट करिए आप लोग, वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। बिल्कुल सौम्या जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्रवीण जी, बहुत अच्छा, आप सभी लोग गुड। ठीक, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, गवर्नर जनरल की, एक मिनट, छूटा तो नहीं? क्योंकि छूट जाएगा तो फिर हमेशा के लिए छूट जाएगा। हाँ, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया? 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, सदस्यीय गठन किया गया। क्या है 4? आइए देखते हैं। सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया 4। ठीक, जैसे एक गवर्नर जनरल होता था जो मेन होता था भारत में, और उसके साथ एक कमेटी बना दी गई, और उस कमेटी में 4 सदस्य कर दिए गए। कौन कौन से हैं? ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। आप लोगों को पहले बता दिया गया, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके तहत मद्रास तथा बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। यही केंद्रीकरण हुआ, मैंने कहा नहीं? तो कई जो राज्य थे, ये मैंने उदाहरण दिया था इस तरह से, तो उसमें आज का परिप्रेक्ष्य लेके दिया था, लेकिन उस समय 3 ही थे। एक कौन था? मद्रास, और दूसरा कौन था? बंबई। उस समय 3 ही जगह अंग्रेजों की सत्ता थी, और तीनों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। दोनों को किसके अधीन कर दिया गया? यही केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1773 की रेगुलेटिंग का और क्या महत्व है? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व यह है कि 1773 की रेगुलेटिंग का महत्व यह है कि हाँ, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जाओ तुम। कलकत्ता में एक क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय। नोट करिए, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रश्न लिखिए, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कब की गई? स्थापना की गई? जी जी, फोर्ट विलियम कोर्ट, गुड। एक कोर्ट की स्थापना की गई, और कब की गई? तो आंसर होगा इसका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होगा उत्तर? लिखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और कब की गई? 1774 में की गई। कब की गई? 1774 में। यहाँ पे दिया हुआ है
और ये किस एक्ट के द्वारा की गई? 1773 के द्वारा। भारत में या बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। और 1774 बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन की दुनिया का बेताज बादशाह प्रश्न, आईएएस में भी यहां से प्रश्न आ जाते हैं। अभी बताऊंगा आईएएस में कौन सा आया हुआ प्रश्न है। ठीक, इसका उद्देश्य तो आप लोग जान ही रहे हैं, भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाना था। क्या था? भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाना था। पहले मुख्य न्यायाधीश, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि बंगाल में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन? आईएएस का प्रश्न आप में भी हो सकता आ जाए। सुपरटेट में तो मैं उम्मीद कम कर सकता हूं, लेकिन और भी किसी परीक्षा में आपके आ सकता है, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। तो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजा इम्पे। एलिजा एम्पे तथा इनकी, वेरी गुड, बहुत अच्छा राजन जी, हाँ एलिजा एम्पे जी थी। इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश, इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, ये भी आईएएस के प्रश्न है, पीसीएस के प्रश्न है, ये सब तैयारी यहां तक मेरे साथ थोड़ी बहुत हो रही है आप लोगों की। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बराबर पूछे जाते हैं, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए। हालांकि जो आपके सुपरटेट में आएगा उसको मैं बहुत विधिवत रूप से समझा दिया करूँ, उसको नोट भी कराते हुए चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक, पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे देते था, इनकी सहायता के लिए 3 और न्यायाधीश आए थे। कौन कौन थे? चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइट। इनका प्रश्न में पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है, आईएएस पीसीएस में, यहाँ पर भी आ सकता है, समीक्षा अधिकारी में, लोअर में कई बार पूछा गया। ठीक, नियुक्ति की गई। इसके तहत कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण हो गया। इसके तहत कंपनी पर कोर्ट ऑफ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी पर किसका नियंत्रण हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी हम देखेंगे, मैंने बताया था एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया है। ठीक, दोनों अलग अलग हैं, अभी वो भी आगे आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसने भारत में राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया कि भारत में आप कौन सा कर लगा रहे हैं, राजस्व से संबंधित भाई कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, आप कौन सा भूकर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। कहां पर? ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, नागरिकों के ऊपर किस प्रकार के नियम कानून आप लगा रहे हैं, इसको भी आपको कहां बताना पड़ेगा। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? एक प्राइवेट कंपनी थी, उसे भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था, लेकिन समय समय वो व्यापारिक कंपनी से कैसी हो गई? राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गई। और राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गई तो उसने कुछ अपना नियम कानून बनाना शुरू किया। तो नियम कानून जो आता था वो ब्रिटिश संसद से आता था, और ब्रिटिश संसद ने पहली बार जो है कंपनी के ऊपर नियंत्रण कब रखा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस पर क्या किया? नियंत्रण बनाया। और इसी में किया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको, जो बंगाल का गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई, और इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल हुआ और केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। ठीक, तो राजस्व से संबंधित भाई कौन सा टैक्स लगा रहे हो ये हमें बताओगे आप, नागरिकों के ऊपर किस प्रकार का नियम कानून चला रहे हो ये भी हमें बताओगे, ब्रिटिश संसद को बताओगे, और सैन्य मामलों से भी जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया ऐसा। ठीक है, अब इसमें कुछ कमियां थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए जो है 1773 के 1781 में और एक्ट लाया गया, जिसे क्या कहा गया? 1781 का संशोधन अधिनियम। इसमें समस्या ये आती थी कि जो ब्रिटिश गवर्नर, जो भारत में गवर्नर जनरल है, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया था। तो जो भी निर्णय गवर्नर जनरल लेता था उस पर वो कमेटी क्या करती थी? वीटो लगा देती थी, वीटो लगा देती थी। तो अच्छी तरह से काम नहीं हो पाता था।
उसी काम की समस्या को समाप्त करने के लिए इस पर एक संशोधन लाया गया। अब आगे देखते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट अभी लिखना नहीं आप लोगों को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, मैंने बताया 1773 में। आइए कौन सी कमी थी? इसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। पहले जो गवर्नर जनरल होता था और जो उसकी एक काउंसिल होती थी 4 सदस्यीय, हमने यहाँ पर देखा 4 सदस्यीय थी, 3 सदस्यीय थी भाई, 4 सदस्यीय थी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये है 4 सदस्यीय थी, ठीक है। तो जो ये 4 सदस्यीय काउंसिल होती थी, ये सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था 1774 में, उसके अधीन हो गया था। लेकिन उससे क्या कर दिया गया, इसे मुक्त कर दिया गया। देखिए भाई, जो निर्णय ये ले रहे हैं, भारत के हित में ले रहे हैं, यहाँ कंपनी का विस्तार करने के लिए ले रहे हैं, इसलिए इनके मामलों में आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं अड़ाएंगे, ठीक। तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्र से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। कंपनी के सेवकों को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। अब भाई देखो, जो अंग्रेज आए थे उनको भी क्या कर दिया गया, आप हमारे न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अधीन कर दिया गया। इसके बाद कलकत्ता में सोचिए जितने भी निवासी थे सब अब इसी कोर्ट के अधीन आएंगे। अब जो राजा का कोर्ट था वहां पर, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। सोचिए, ठीक। हाँ, इसमें कहा गया कि न्यायालय हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुस्लिमों के कानूनों के हिसाब से मुस्लिमों को के मामले तय करेंगे। मान लीजिए पहले से भी चला आ रहा था और इस समय भी इसको जो है लागू कंटिन्यू कर दिया गया। पहले क्या था, ब्रिटिश कानून का सहारा लेते थे। बस इतना ही जानना है। फिर 1784 में एक एक्ट आता है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो जो आपका प्रश्न आता है, लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था भारत में? पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया था, नोट करिए। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया था? तो कब आया था? 1784 ईस्वी में। नोट कर लिए होंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं। इस कानून के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो 1784 का जो एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत ये किया गया, कंपनी राजनीतिक कार्य ये फला फला है, इन्हीं को करेगी, और व्यापारिक कार्य फला फला है, जिन्हें ये संपन्न करेगी। क्योंकि वास्तव में कंपनी क्या करने के लिए आई थी भारत में? कंपनी तो भारत में व्यापार करने के लिए ही आई थी जी। कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद क्या हुआ है, एक राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हुई। लेकिन अब जो ब्रिटिश संसद है उसने कहा भाई आपका ये राजनीतिक कार्य होगा, ये वाणिज्यिक कार्य होगा, इसके अलावा आप दोनों में घालमेल मत करिएगा। तो किस एक्ट के तहत किया गया ऐसा? ये डायरेक्ट सब प्रश्न है, बड़ी परीक्षाओं के सब प्रश्न हैं, जो कि मैं थोड़ा सा इंक्लूड किया हूं इसमें, ठीक है। इस कानून के तहत कंपनी को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति एक निदेशक मंडल को दे दी गई, और निदेशक मंडल किस नाम से जाना गया, आइए देखते हैं। जबकि राजनीतिक मामलों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक मामलों का। तो जो प्रश्न आपका बनता है, नोट करिए, भारत में कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, डायरेक्ट प्रश्न आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई, ठीक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। नोट कर लेंगे आप।
यही प्रश्न बनता है आपका फिट्स इंडिया। मैं पूछूंगा इसको, फिर रिवीजन कराऊंगा, पूछूंगा, ठीक है। आप सब लोग इसलिए इसको पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक। अब देखिए, इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई भाई। तो द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब क्या है अभी यहाँ पर, तो भारत में देख लीजिए, अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन में द्वैध शासन व्यवस्था कब, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ब्रिटिश संसद, या एक और होगी कंपनी की अपने निर्देशक मंडल। इनके तहत जो है द्वैध शासन, एक नियंत्रण वहां से भी लग रहा था, एक नियंत्रण वहां से भी लग रहा था, ठीक ठीक। तो द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत सभी नागरिक, सैन्य और सरकार राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करे। इस कानून के तहत पहली बार कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। अब देखिए सीधे सीधे 1784 में ही ये कहा गया कि अब कंपनी का आधिपत्य क्षेत्र नहीं है, क्या है, ब्रिटिश संसद का आधिपत्य क्षेत्र है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का है। इसी से जो है ये निर्धारित कर दिया गया था। अभी से अब देखिए कंपनी के ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे लगा रही है, जबकि मैंने बताया शुरू में कंपनी क्या थी। जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो और बढ़िया से क्लियर कर दूंगा, वहां पर और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ाना रहेगा हमको, ठीक है। तो कंपनी क्या थी, व्यापारिक कंपनी थी, 1757 के बाद राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हुई, और फिर धीरे धीरे उस पर क्या लाया गया, अब नियंत्रण कैसे ब्रिटिश संसद ला रही है अपना, ठीक है। इसी कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखते हैं 1786 का नियम, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का फुल्का देख लीजिए क्या है इसमें, ठीक है। 1786 के अधिनियम में क्या आया था, 1784 में उसमें संशोधन किया गया था, बस लॉर्ड कॉर्नवालिस को, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया, 1786। थोड़ी सी भाई अच्छी चीजें मिल रही हैं तो थोड़ा सा आपस पचाने में दिक्कत होगी, लेकिन घबराए ना आप, मैं ज्यादा नहीं लेके चलूंगा, ज्यादा नहीं लेके चलूंगा, बहुत थोड़ा ही लेके चलूंगा जिससे पच भी जाए और आप लोग घबराए ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप सभी के, मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक, ठीक। 17 से, चलो बिल्कुल आवाज पहुंच रही है, समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। यस मानस जी, रिंकी जी, आप लोगों का आ गया हम, ठीक। तो कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले ही ये मांग रखी थी कि भाई जब मैं भारत में जाऊंगा, बस कितना समय हो रहा है, ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा मैंने कहा था थोड़ी ज्यादा क्लास रहा करेगी आपकी, तो बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगी, टेंशन मत लीजिएगा। अभी एक निश्चित पॉइंट पर पहुंच करके समाप्त करूंगा जिससे कल की आगे की क्लास कंटिन्यू हो सके, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने बताया आपको कि 17 से, ठीक, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन कॉर्नवालिस बहुत तेज तर्रार आदमी था। उसने कहा भाई मैं भारत में शासन करने तब जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले से भारत में समस्या जो आ रही थी शासन करने में, उसकी जानकारी उससे हो चुकी थी। तो मैं तब जाऊंगा जब मेरी ये मांगे आप लोग मान लेंगे। अब कौन कौन सी मांगे रख रहा है कि सेनापति, जो वहां का सेनापति पहले अलग होता था, गवर्नर जनरल अलग होता था, उसने कहा जो सेनापति का पद है उसे दे दिया जाए, उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ, सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता भाई कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कमांडर इन चीफ के पद पर पहली बार सुशोभित किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस अधिनियम के तहत विशेष व्यवस्था की गई कि अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकता है। ये सबसे बड़ी चीज थी। जब मैं इतिहास आपको पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा कि मैंने बताया गवर्नर जनरल होता था ये, और इसकी सहायता के लिए क्या थी,
इसकी सहायता के लिए काउंसिल बनाई गई। काउंसिल में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। ये चारों सदस्य क्या करते थे, तो कभी 2 उनके पक्ष में रहते थे, कभी 2 उनके विपक्ष में रहते थे। तो वारेन हेस्टिंग जो भी नियम कानून लेकर के आता था, ये उनका विरोध कर देते थे। तो इसके कारण क्या होता था कि वारेन हेस्टिंग जो भी लेकर के आता था, ये उनका उसका विरोध कर देते थे। इसके कारण समस्या क्या आती थी? इसके कारण समस्या ये आती थी कि कोई भी प्रशासन अच्छी तरह से हो नहीं पाता था। ठीक है, कोई भी प्रशासन अच्छी तरह से चल नहीं पाता था। तो गवर्नर जनरल जब वारेन हेस्टिंग आया तो उसको इसका पता पहले से चल गया था, और इसीलिए उसने कमांडर इन चीफ का पद अपनी अपनी शर्तें रखा, जिससे उसे इस समस्या से क्या हो गई, निजात मिल गई। ठीक, अब आइए उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, 1773 का चार्टर एक्ट। क्या है? 1773 का चार्टर एक्ट। ठीक, आइए देखते हैं सब भाई 1773 का चार्टर एक्ट क्या है। 1793 का, इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, वो सभी भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल को, अर्थात कमांडर ऑफ चीफ और गवर्नर जनरल की शक्ति, काउंसिल के निर्णयों को अस्वीकार करने की शक्ति किसको दे दी गई थी? कॉर्नवालिस को। और वो जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उन सभी को ये चीजें अपने आप मिल जाएंगी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण लगाने की, अब केंद्रीकरण और अधिक हो गया। देखिए 1793 में केंद्रीकरण को और बढ़ा दिया गया। अब तक क्या था कि अधीन किया गया था, अब उनके निर्णयों पर भी क्या किया जाएगा? उनके निर्णयों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनके निर्णयों पर भी क्या लगाया जा रहा है? प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब तक क्या था कि अनियंत्रित होता था, अब समय दे दिया गया भाई कंपनी भारत में कब तक व्यापार करेगी? अगले 20 साल तक व्यापार करेगी। कब तक व्यापार करेगी? 20 साल तक व्यापार करेगी। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य और कर्मचारियों का वेतन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, कि इस अधिनियम में व्यवस्था की गई नियंत्रण मंडल के सदस्य व कर्मचारियों का, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे 1784 में स्थापित किया गया था, उनको वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। तो आप नोट करेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान, भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 के चार्टर एक्ट जब समाप्त होगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं वहां पर आपको ध्यान दिलाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पीसीएस में और जीएस में, समीक्षा अधिकारी में कई बार पूछा गया है। अब जो प्रश्न वहां पूछा जा रहे हैं वही धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, वही धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आगे मैं पूछूंगा कि भाई कब जो है इसे समाप्त किया गया था। ठीक, आगे हम और चल रहे हैं, एक चार्टर और देख लेते हैं 1813, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट जो है, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारी, देखिए एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब समझिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। जब कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी तो जो कंपनी के सदस्य होते थे, 100 सदस्य 50 सदस्य जो रहे होंगे, वही भारत में व्यापार कर सकते थे। लेकिन जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, अब ब्रिटेन के सभी व्यक्ति आकर के भारत में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ये 1813 के चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अब ब्रिटेन से जितने भी उद्योगपति हैं, जो भी उद्योगपति हैं, यदि वो भारत में व्यापार तो आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कर दिया गया। बहुत बड़ी चेंजेस है। कंपनी के पहले वाले में देखेंगे आप, 1893 वाले में, सॉरी 1793 वाले में वाइस, आप देख लीजिए, आपकी तरफ से समस्या होगी प्रवीण जी, 2 मिनट में समाप्त भी कर रहे हैं हम। वाइस की समस्या आपकी हो सकती है, ठीक है? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमारी तरफ से नहीं है। ठीक, आइए चलते हैं।
और क्या किया गया, यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया। देखिए यहां पर आ गया, हाँ मानस जी बिल्कुल, सभी ब्रिटिशों के लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया गया भारत का व्यापार। मैंने यही बताया ना, ब्रिटेन में जितने भी उद्योगपति हैं वो आकर के व्यापार कर सकते थे। ये प्रश्न कई बार बोला जाता है कि किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये आपका प्रश्न बनता है। तो किसके तहत, नोट कर लेंगे, 1813 के चार्टर अधिनियम के। आइए और एक प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से आता है, सिर्फ चाय के व्यापार और चीन, देखिए भूलिएगा मत, चीनी मत समझिएगा, क्योंकि चाय और चीनी दोनों एक साथ जुड़ जाता है, अक्सर लोग कर देते हैं। तो चाय और चीन में कंपनी को एकाधिकार बनाए रखा गया। किसमें, चाय और चीन, कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना चाय के व्यापार, जैसे यहाँ से जो चाय पैदा होती थी उस चाय को अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाकर बेचती थी। तो भाई ये केवल ब्रिटेन से तो सारे उद्योगपति जाएंगे, लेकिन चाय के ऊपर वो व्यापार नहीं करेंगे। कोई वहां से चाय खरीद के ला करके इन देशों को या किसी और देशों को नहीं बेचेगा। और चीन में भी कोई और देश व्यापार करने नहीं जाएगा, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य ही व्यापार करने जाएंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्र में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। ये तो है ही है, आगे भी देखते हैं है कि नहीं है। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी, ये इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इलाकों में जो ब्रिटिश क्षेत्र है वहां पे पश्चिमी शिक्षा, भारत पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रावधान किया गया कि भाई आप शिक्षा पर खर्च वर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, इसमें नहीं दिया है, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। भाई पहली बार आप क्या करेंगे, ऐसा प्रावधान बनाया गया कि आप शिक्षा पर भी क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और अगला है, इस अधिनियम के तहत भारतीयों की स्थानीय सरकारों को अपने व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को जो भी रहेंगी अपने व्यक्तियों पर क्या करेंगी, टैक्स लगा सकेंगी। ठीक, तो आज हम इतना ही आप लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि बस इससे ज्यादा हो रहा है। हम अपनी रिगार्डिंग क्लास को